Namaskar student, I am again here, your teacher Anuja, and today we are going to start the second part of this chapter, chapter 1 History, the French Revolution. Yesterday we have studied that how new King Louis XVI annexed the France and how he has increased the taxes for maintaining the cost of his immense palace, his military, और किस तरीके से अपने सारी ज़रूरतों को, अपने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ाए थे, और कैसे उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड थी। मैंने आपसे कहा था मैं आपको आगे समझाऊंगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि फ्यूडल सिस्टम क्या था, ये किस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्यूडल सिस्टम से मतलब हम समझेंगे जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे गांव में, वो किराए पर अपनी ज़मीन देते थे गरीब किसानों को, और बदले में उनसे अपने यहाँ काम करवाते थे, मजदूरी करवाते थे, और उनको अपनी ज़मीनें किराए पे देते थे। टीनेंट्स बोला जाता है किराएदारों को, अपने टीनेंट्स को देते थे। द term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. अगर हम रिजाइम वर्ड का मतलब ढूंढने जाएंगे तो रिजाइम का मतलब होता है इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो 1789 के पहले फ्रांस में जिस तरह की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन था, जो सरकार थी, वो ओल्ड रिजाइम कहलाती है। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे फ्रांस में, वो कहलाती है ओल्ड रिजाइम। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि थर्ड स्टेट, जो 3 स्टेट्स में फ्रांस की सोसाइटी उस समय डिवाइडेड थी, वो किस तरह से काम करती थी। तो 3 स्टेट्स थे। देखिए, फर्स्ट स्टेट्स में क्लर्जी आते थे। क्लर्जी वो लोग होते थे जो चर्च के लिए स्पेशल सर्विसेज देते थे, दोज हु डू द स्पेशल सर्विसेज फॉर द चर्च, और इनको किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ये लोगों से टैक्स लेते थे चर्च की ज़मीन के नाम पर। ये अभी हम आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि उस टैक्स को क्या कहा जाता है। तो ये क्लर्जी थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी मेंबर्स होते थे। फिर सेकेंड स्टेट में आते थे नोबैलिटी। नोबैलिटी में कौन होते थे? रॉयल, किंग, क्वीन, प्रिंसेस, और इनके जो सक्सेसर होते थे, ये नोबैलिटी थे जो रॉयल फैमिलीज से बिलोंग करते थे। तो इनको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ये भी टैक्स लेते थे। फिर आता है थर्ड स्टेट, जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करने की थर्ड स्टेट पे थी। तो इनमें कौन कौन सी कैटेगरी थी? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल्स, जो प्रजा के जो मंत्री हुआ करते थे उस समय, लॉयर्स, पीजेंट्स, किसान, आर्टिशंस, जो आर्टिस्ट होते हैं, मटके बनाने वाले या कोई भी हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले, स्मॉल पीजेंट्स, गरीब किसान, या जिनके पास लैंडलेस लेबर, जो कि बिल्कुल जिनके पास कुछ नहीं है, वो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं। तो ये सब थर्ड स्टेट के मेंबर थे, और टैक्स देने का पूरी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर थी। नमस्कार स्टूडेंट, आई एम अगेन हेयर, योर टीचर अनुजा, and today we are going to start the second part of this chapter, chapter 1 History, the French Revolution. Yesterday we have studied that how new King Louis XVI annexed the France and how he has increased the taxes for maintaining the cost of his immense palace, his military, और किस तरीके से अपने सारी ज़रूरतों को, अपने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ाए थे, और कैसे उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड थी। मैंने आपसे कहा था मैं आपको आगे समझाऊंगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि फ्यूडल सिस्टम क्या था, ये किस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्यूडल सिस्टम से मतलब हम समझेंगे जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे गांव में, वो किराए पर अपनी ज़मीन देते थे गरीब किसानों को, और बदले में उनसे अपने यहाँ काम करवाते थे,
मजदूरी करवाते थे और उनको अपनी ज़मीनें किराए पे देते थे। टीनेंट्स बोला जाता है किराएदारों को, अपने टीनेंट्स को देते थे। द term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। अगर हम regime वर्ड का मतलब ढूंढने जाएंगे तो regime का मतलब होता है is a type of government। तो 1789 के पहले फ्रांस में जिस तरह की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन था, जो सरकार थी, वो ओल्ड रिजाइम कहलाती है। द टर्म ओल्ड रिजाइम इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे फ्रांस में, वो कहलाती है ओल्ड रिजाइम। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि थर्ड स्टेट, जो 3 स्टेट्स में फ्रांस की सोसाइटी उस समय डिवाइडेड थी, वो किस तरह से काम करती थी। तो 3 स्टेट्स थे। देखिए, फर्स्ट स्टेट्स में क्लर्जी आते थे। क्लर्जी वो लोग होते थे जो चर्च के लिए स्पेशल सर्विसेज देते थे, दोज हु डू द स्पेशल सर्विसेज फॉर द चर्च। और इनको किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ये लोगों से टैक्स लेते थे चर्च की ज़मीन के नाम पर। ये अभी हम आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि उस टैक्स को क्या कहा जाता है। तो ये क्लर्जी थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी मेंबर्स होते थे। फिर सेकेंड स्टेट में आते थे नोबैलिटी। नोबैलिटी में कौन होते थे? रॉयल, किंग, क्वीन, प्रिंसेस और इनके जो सक्सेसर होते थे, ये नोबैलिटी थे जो रॉयल फैमिलीज से बिलोंग करते थे। तो इनको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ये भी टैक्स लेते थे। फिर आता है थर्ड स्टेट, जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करने की थर्ड स्टेट पे थी। तो इनमें कौन कौन सी कैटेगरी थी? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल्स, जो प्रजा के जो मंत्री हुआ करते थे उस समय, लॉयर्स, पीजेंट्स, किसान, आर्टिशंस, जो आर्टिस्ट होते हैं, मटके बनाने वाले या कोई भी हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले, स्मॉल पीजेंट्स, गरीब किसान, या जिनके पास लैंडलेस लेबर, जो कि बिल्कुल जिनके पास कुछ नहीं है, वो दूसरों के खेतों पे काम करते हैं। तो ये सब थर्ड स्टेट के मेंबर थे और टैक्स देने का पूरी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर थी। तो जैसा अभी हमने देखा फिगर 2 में कि किस तरह से ये स्टेट सिस्टम, 3 स्टेट सिस्टम फ्रांस में फ्रेंच सोसाइटी में काम करता था, ऑर्गेनाइज किया गया था। उनमें इन सभी में 90% जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो किसानों की थी। पर उनमें से बहुत कम किसान ऐसे थे जो कि खुद की ज़मीन पे काम करते थे, वो दूसरों के खेतों पे ज़्यादा काम करते थे। और 60% जो लैंड थी वो नोबल्स के पास थी, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, या तो चर्च के पास थी, और जो दूसरे थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर्स थे, कौन थे? जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उनके पास थी। The member of the first 2 states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth। क्लर्जी, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट स्टेट से जो बिलोंग करते हैं वो क्लर्जी कहलाते हैं, जो चर्च में स्पेशल सर्विसेज देते हैं। और जो नोबैलिटी होते हैं वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, किंग, क्वीन, प्रिंसेस। एंड ये जो थे, इनको बाय बर्थ कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, मीन्स कुछ स्पेशल फ़ायदे मिले हुए थे, कुछ स्पेशल सब्सिडीज़ मिली हुई थी कि इनको उन चीज़ों में छूट थी। Enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying taxes। इनको टैक्स पे नहीं करना होता था। और इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस थी, इनको फ्यूडल ड्यूज़ भी नहीं देने होते थे। ये फ्यूडल ड्यूज़ लेते थे किसानों से। दिस इंक्लूडेड द फ्यूडल ड्यूज़ विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। किसानों से ये किसानों से ये ड्यूज़ लेते थे, टैक्स लेते थे। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in house and fields, to serve in the army or to participate in the building roads। और वहाँ उस समय जो किसान थे या जो वर्कर्स थे, जो गरीब कैटेगरी थी सोसाइटी की, वो अपनी खुशकिस्मती समझते थे अपने लॉर्ड के लिए, अपनी रॉयल फैमिलीज़ के लिए अपनी सर्विसेज देने में, उनके रोड्स बनाने में, या फिर उनके घरों में काम करने में, उनके खेतों में काम करने में। और इस तरीके से वो इनको अपनी सर्विसेज देते थे, उनकी आर्मीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते थे कि हमें ये काम करने को मिल।
तो आगे बढ़ते हैं हम। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथिस फ्रॉम द पीजेंट्स। तो हमने पहले पढ़ा कि फ्यूडल ड्यूज़ के नाम पर किसानों को जो है, किसान टैक्स पे करते हैं किन्हें, नोबेलिटी को। यहाँ पर अब दूसरा टैक्स जो कि किसान पे करते हैं किन्हें, चर्च को। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट शेयर टैक्सेस कॉल्ड टिथिस फ्रॉम द पीजेंट्स एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। अब ये टिथिस क्या है, किस रूप में किसान ये टैक्स देते थे, जो उनका जो अनाज उगाते थे, जो प्रोडक्शन होता था, उसे वो उसका 1/4 जो हिस्सा होता था वो चर्च को दान में देते थे, और ये भी सिर्फ थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था। देन these included a direct tax tail and a number of indirect taxes which were levied on the articles everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone. तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कितने तरह के टैक्सेस वो पे कर रहे हैं, फ्यूडल ड्यूज़ वो पे कर रहे हैं, टिथिस चर्च को वो पे कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा टैक्स जो है टेल जिसे कहते हैं, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को किसान देते थे। उसके बाद बहुत तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो किसानों को देने पड़ते थे, या जो थर्ड स्टेट के जो गरीब कैटेगरी के तबके के लोग थे उन्हें देने पड़ते थे। जैसे कि अगर वो सॉल्ट खरीद रहे हैं, डेली के जो कंजम्पशन के आइटम्स हैं, वो अगर नमक खरीद रहे हैं या टोबैको तंबाकू खरीद रहे हैं, तो उस पर भी उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। और पूरी तरीके से जो फाइनेंसिंग का, जो पैसों का एक बर्डन था, वो अकेला थर्ड स्टेट अपने ऊपर उठा रहा था। सारी जिम्मेदारी थर्ड स्टेट के ऊपर थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से फ्रांस की जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ी है। 1715 में जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, वो बढ़कर 28 मिलियन हो गई है 1789 में। अब जब पॉपुलेशन बढ़ी है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी, जब फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। सो यही हुआ यहाँ पर भी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन की, अनाज की डिमांड बढ़ी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। पर क्या पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारी ज़मीन और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। ज़मीन तो उतनी की उतनी है हमारे पास, लिमिटेड अर्थ है हमारे पास, ज़मीन तो उतनी रहेगी, उसकी कैपेसिटी ग्रो करने की भी उतनी रहेगी। तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी पर ज़मीन की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही थी, तो वो स्पीड आपस में मैच नहीं हो रही थी। तो इस वजह से क्या हुआ, सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। वहाँ की जो मेन खाना था, मेन जो वहाँ की खाद्य पदार्थ, ब्रेड जो है, स्टेपल डाइट मीन्स मेन फूड जो वो खाते हैं, उसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन वर्कर शॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। बहुत गरीब लोग थे, वर्कशॉप्स में काम करते थे, उनकी जो तनख्वाह थी, वेजेस थी, वो फिक्स थी। बट वे खाने का प्राइस तो बढ़ा पर उनके वेजेस तो नहीं बढ़े। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। चीज़ों की महंगाई के साथ साथ उनकी वेजेस तो नहीं बढ़े। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर होते चले गए। थिंग्स बिकेम वर्स वॉट एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। इतनी परेशानी वैसे ही थी, पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, खाने की डिमांड थी पर खाने के प्राइस बढ़ चुके थे, गरीबों के वेजेस नहीं बढ़ाए जा रहे थे, गरीबों के वेजेस उतने के उतने ही थे, कम थे। और उस पर सबसे बुरी कंडीशन क्या हुई कि सूखा पड़ जाता था या फिर जो हेल, ओले जो गिरते हैं बारिश में, वो फसलें ख़राब कर देते थे। दिस लेड टू द सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। सबसिस्टेंस क्राइसिस मीन्स कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, वही पूरी ना हो, खाने की, पीने की, घर की, नौकरी की, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वही पूरी नहीं हो रही थी।
समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम हमने पढ़ा 1789 के पहले की जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी वो ओल्ड रिजाइम कहलाती थी, और उस समय में ये कंडीशंस, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, हर चीज़ की कमी, नौकरी की, पैसों की, खाने की, हर चीज़ की कमी उस समय बार बार हो रही थी फ्रांस में। आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे हम और बेटर वे में समझेंगे कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस किस तरह से, क्या चीज़ें शुरुआत हुई और कैसे ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस बढ़ती चली गई, हाउ दिस ऑल सिस्टम वर्क्स। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसको मैं आपको अपने यहाँ स्क्रीन पे आप कर्सर देख सकते होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हुई बैड हार्वेस्ट से, किसानों की फसल खराब हुई। उससे क्या हुआ, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, अनाज की कमी हुई। अनाज की कमी हुई तो मार्केट में जितना अनाज अवेलेबल था उसके प्राइस बढ़े, राइजिंग ऑफ फूड प्राइजेस। इससे आगे अगर हम देखेंगे तो जो गरीब था वो क्या करेगा, वो महंगे अनाज खरीदने की कंडीशन में नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने दंगे फसाद किए तो भी उसकी मौत हुई। दंगे फसाद में लोग मरते हैं, उसने फूड राइट्स किए, लड़ा तो भी वो मरा, गरीब इंसान। और खाना नहीं मिलने की वजह से दूसरी कंडीशन क्या हुई कि वो कमज़ोर हुआ। उससे क्या फैली, एपिडेमिक्स। और एपिडेमिक्स आज के, अगर हम अभी करंट एग्जाम्पल की बात करें, कोरोना महामारी, कोरोना पेंडेमिक के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि महामारी क्या होती है। तो कमज़ोरी से और बीमारियां फैली और उससे भी गरीब मरा। तो इस तरह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में फैली थी। तो एक्टिविटी जो अभी हमने की फिगर 4 की, उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। Means, what does it mean? Means a new class in the society is now going to come up. एक नया सोसाइटी में एक नया वर्ग ऊपर की तरफ उठ रहा था। A growing middle class envisages, जो आगे फ्यूचर में जिसके बढ़ने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी, और जो प्रिविलेजेस जो हमने पढ़े, नोबैलिटी और क्लर्जी सोसाइटी के मेंबर्स के पास थे, उनके ख़त्म होने के आसार थे। तो कैसे हुआ ये सब, हाउ ऑल दिस थिंग्स हैपन्स, वी आर गोइंग टू स्टडी। सो इन द पास्ट peasants and workers had participated in the revolts against the increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring out a change in the society and economic। तो किसान ने और वर्कर्स ने हमेशा से ये समस्या फेस की, ये टैक्सेस का बढ़ना, खाने की कमी, और इसका रिवोल्ट भी किया, स्टार्टिंग से किया, हमेशा से किया। बट उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं था, एक कोई प्रोग्राम नहीं था कि वो किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ, रूल्स रेगुलेशंस के साथ इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाएं सोशली और इकोनॉमिक ऑर्डर में, जो कि समाज के हित में हो और इकोनॉमिकली भी वो कर पाएँ। तो वो ये कर नहीं पा रहे थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड सोसाइटी, थर्ड स्टेट, हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। हमने पढ़ा था कि थर्ड स्टेट में एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग भी थे, जो कि पढ़े लिखे थे, और थर्ड स्टेट्स में कुछ अच्छी कैटेगरी के लोग थे। तो अब ये जिम्मेदारी रिवोल्ट करने की उनके ऊपर आ गई थी कि वो किस तरीके से थर्ड स्टेट को ऊपर उठाते हैं और उनको उनका अधिकार दिलाते हैं। तो ये उनके हाथ में था। अब वो अपने एजुकेशन के दम पर और अपने आइडियाज़ के दम पर किस तरीके से किसानों को और गरीब वर्ग को उनका अधिकार दिलाएंगे। द 18th century विटनेस एंड द एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। वही जो मिडिल क्लास की बात अभी मैंने कही आपसे कि मिडिल क्लास एक नया सोसाइटी में ग्रुप सामने आया, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer member of the society।
इन्होंने अपना जो वेल्थ था, अपनी जो धन दौलत थी, वो कैसे बनाई? या तो ये दूसरे देशों के साथ ओवरसीज ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, या फिर ये वुलन और सिल्क टेक्सटाइल कपड़े बनाते थे वुलन और सिल्क के, जिनको रिचर सोसाइटी के जो मेंबर थे, नोबैलिटी और क्लर्जी, वो खरीदते थे और उनको बेचकर, उनके साथ व्यापार करके या ओवरसीज ट्रेड करके इन्होंने अपने धन दौलत, अपनी वेल्थ कमाई। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers और administrative officials, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो ऑफिसर्स काम करते हैं, या जो वकील हैं, या टीचर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, ये भी थर्ड स्टेट्स में थे। All of these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth. Obvious सी बात है कि ये सब पढ़े लिखे थे और इनका ये मानना था, और ऐसा होना भी चाहिए, कि सोसाइटी में किसी को भी बर्थ के हिसाब से राइट्स नहीं मिलने चाहिए, कि वो उस फैमिली में पैदा हुए तो वो ठीक है, वो ना ही पढ़ाई करे, और हम इस फैमिली में पैदा हुए तो हमें पढ़ना पड़ेगा, या वो उस कास्ट में पैदा हुआ है तो उसको 30 मार्क्स लाने से भी चलेगा, और हम इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो हमें 90 मार्क्स लाने पर भी जॉब नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें सही नहीं है, ये आप सब समझते हैं। तो उनका भी यही मानना था कि किसी को एक फैमिली, एक पर्टिकुलर रॉयल फैमिली या फिर क्लर्जी सोसाइटी में पैदा होने से बर्थ राइट नहीं मिलने चाहिए। और रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंड ऑन हिज मेरिट। सही बात है, ये हम सभी समझते हैं, जो पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड लोग हैं, कि इंसान को उसके अधिकार, उसकी फैसिलिटीज़, उसके प्रिविलेजेस, उसके मेरिट्स, मतलब कि उसने अपने आप क्या चीज़ें अचीव की हैं अपनी लाइफ में, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके हिसाब से उसको प्रिविलेजेस और मेरिट्स मिलने चाहिए या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। These ideas envisaging in a society based on freedom and equal laws। और envisaging का मतलब मैंने आपको बताया कि और ज़्यादा बढ़ना, प्रमोट करना उस चीज़ को, और उस आइडिया को और बढ़ाना कि फ्रीडम और इक्वल लॉज होने चाहिए, सभी को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए सोसाइटी में, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और इस तरह की सोच रखने वाले और समाज में बदलाव लाने वाले कुछ लोग थे फ्रेंच सोसाइटी में भी, फ्रांस में भी, जो कि ये बदलाव लाना चाहते थे। ये जो हमने अभी पढ़ा कि सबको बराबर की आज़ादी होनी चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ये सारे थॉट्स एक फ़िलासफ़र जॉन लॉके एंड जीन जैक रोस्यू ने अपनी इन बुक में ये सारी बातें लिखी। इन हिज 2 treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of monarch। तो उन्होंने 2 किताबें लिखी, द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives। तो रोसियो जो थे, फिलोसफर थे, लिखते थे, इन्होंने ये आइडिया रखा सबके सामने कि क्यों ना एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें सरकार और उसके नागरिकों के बीच में एक कॉन्टैक्ट हो, जैसे कि अभी हमारे भारतवर्ष में है। वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया। Our representatives, our leaders are working as our representatives. We elect them and they work as our representatives। So वही आइडिया रोसियो ने उस समय वहाँ दिया फ्रांस में। In the spirit of law, मॉन्टेस्क्यू, ये भी एक लेखक थे, एक फिलोसफर थे, जिन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये प्रपोज किया, ये आइडिया दिया, अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। आप सब 9th क्लास में हैं और 8th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं, द लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करते हैं, और जुडिशियरी जो ये देखता है, चेक करता है कि वो कानून सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो मॉन्टेस्क्यू जो थे, उन्होंने अपनी बुक में उस समय ये प्रपोज किया था कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए,
एंड दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द USA। फ्रांस से पहले ये टाइप की गवर्नमेंट, इस तरह की गवर्नमेंट USA में काम कर रही थी। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फ्रांस के जो किंग थे लुई 16 ने फ्रांस की 13 कंट्रीज़ को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में हेल्प की थी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और जब उनको आज़ादी मिल गई तो आज़ादी मिलने के बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटीज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो जब उनको आज़ादी मिल गई तो उन्होंने ये सोचा कि हर नागरिक का अधिकार होता है, इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, और जिस तरह की सरकार और जिस तरह की गवर्नमेंट आज हम इंडिया में देखते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट, वैसे ही उन्होंने वहाँ पर लाने की सोची। जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो राजनीतिक ज्ञान रखते थे या सोचते थे अपने देश के बारे में, तो फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने सोचा कि हमारे देश में भी इसी तरह की सरकार होनी चाहिए। इसके आगे का चैप्टर हम अपने पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask the question in the comment box. Please like and subscribe the video. Thank you.